रामपुर नाम के गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसका 8 साल का बेटा रोहन और 7 साल की बेटी स्वाति रहते थे। रघुनाथ के पास छोटा सा खेत था जिसमें खेती बाड़ी करके जैसे तैसे वो अपना घर चलाता था। लेकिन एक रोज पता चला कि रघुनाथ को टीबी की बीमारी हो गई है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उनकी माँ ने उन्हें काबिल बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। उसने रोहन को पढ़ाया लिखाया। आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर चला गया और पढ़ाई और डिग्री खत्म होने के बाद उसने खुद का काम शुरू कर लिया। ऐसे ही समय बीता और उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया। रोहन ने खुद का अच्छा खासा कारोबार शुरू कर लिया। अब वो गरीब नहीं रहे बल्कि शहर के जाने माने अमीर लोग बन गए। रोहन के लिए फिर एक बड़े घर की लड़की निशा का रिश्ता आया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। भाई की शादी के कुछ दिन बाद स्वाति के लिए भी नवीन नाम के एक लड़के का रिश्ता आया और कुछ महीने बाद वो भी ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। उसके ससुराल में उसकी सास नहीं थी। सासू माँ का तो देहांत हो गया है, इसलिए घर में सास ससुर तो है नहीं, लेकिन ये जेठानी लगता है इन्हीं का हुक्म चलता है इस घर में। उसका सोचना एकदम सही भी था। स्वाति के भाई ने उसे ठीक ठाक गहने बनाकर दिए थे जिन्हें वो अक्सर घर पर भी पहने रखती थी। ऐसे एक रोज उसको गहनों में लदा देखकर उसकी जेठानी पूनम उससे बोली, कोई जरूरत नहीं है घर में भी यूं गहनों से लदे रहने की, कहीं चोरी हो गए तो ऐसा करो ये सब तुम मेरे पास रखवा दो, हिफाजत में रहेंगे। भोली भाली स्वाति को लगा कि उसकी जेठानी को उसकी कितनी फिक्र है जो उसके गहनों को संभाल कर रख रही है। उसने खुशी खुशी सारे गहने उसे दे दिए। शादी के 2 दिन बाद स्वाति महंगी सी भारी साड़ी पहन कर आई। उसे देखते ही पूनम ने मुंह बना लिया और चिढ़कर कहने लगी, कहीं शादी में जा रही हो क्या जो इतनी महंगी साड़ी पहनकर घूम रही हो? घर के सारे काम पड़े हुए हैं। दीदी काम वाली क्यों नहीं आई अभी तक? अब से वो नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसकी छुट्टी कर दी। अब जाओ और पहले घर के काम काज निपटा लो, फिर सबके लिए खाना बना दो। अब शादी के दूसरे दिन से ही वो सारे घर का काम अकेले ही करती। पूनम तो बस उस पर हुक्म चलाती और उससे घर के सारे काम लेती। शादी के 5 महीने बाद ही उसकी हालत काफी खराब हो गई। उसने अपने पति नवीन से कहा, सुनिए जी, मुझे अपने घर जाना है। दीदी खुद तो पूरा दिन आराम करती रहती है और मुझसे घर के सारे काम लेती रहती हैं। तो मुझे कुछ दिन मेरे मायके छोड़ाओ। आज तो मुझे किसी जरूरी काम से मीटिंग में जाना है, लेकिन कल तुम सुबह तैयार रहना, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अगले दिन स्वाति सुबह जल्दी तैयार हो गई। उसे तैयार देख पूनम ने पूछा, अरे आज तो न चाय न नाश्ता, और ये क्या, ये तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो दीदी मैं अपने घर जा रही हूँ, सोचा कुछ दिन रह आऊं। शादी के बाद ना मायके वालों से ज्यादा लाड ना रखो तो ही ठीक रहता है, और तुम मायके चली गई तो फिर यहाँ कौन संभालेगा? खैर जाना है तो जाओ। स्वाति घर का सारा काम खत्म कर देती है और उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। क्या हुआ स्वाति, तुम इतनी परेशान क्यों? पता नहीं दीदी मुझसे क्या चाहती हैं। न ठीक से खाने देती हैं, न रहने देती हैं और न ही कहीं जाने देती हैं। ऊपर से मेरे आते ही काम वाली को भी हटा दिया। अच्छा बाबा, अभी तुम शांत हो जाओ, मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन नवीन ने इस बारे में अपने बड़े भाई से बात की। भैया जब से स्वाति यहाँ आई है सारा काम बस वही अकेले करती रहती है। उसके आने के बाद तो भाभी ने काम वाली को भी हटा दिया है। कितने महीनों से वो बेचारी अपने घर भी नहीं गई है। ये सुनते ही पूनम गुस्से में आ गई और वहाँ आकर बोली, अच्छा बीवी क्या आ गई, इसकी भी जुबान खुलने लग गई। और माल तुम लोग खाओ तो काम भी तो करना पड़ेगा ना। अरे तुम दोनों को हराम की खाने की आदत पड़ गई है। भाभी ये अब कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही है वो, क्या गलत कहा उसने? आज जिस बड़े से शोरूम के तुम मैनेजर बनते फिरते हो उसका मालिक तो मैं ही हूँ, और मैंने ही तुम्हें मैनेजर बनाया है। नहीं तो कोई तुम्हें बिल्कुल भी काम पर ही ना रखे। और जो तुम ये अमीर घर की लड़की ब्याह कर लाए हो ना, वो भी मेरे काम की बदौलत ही तुम्हें मिली है। मेरा बड़ा शोरूम और घर देखकर ही उसके भाई ने तुमसे रिश्ता जोड़ा था। मेरे बिना तो तुम जीरो हो, जीरो। और इतना ही घमंड है ना तो अपने हूर की परी को लेकर निकल जाओ यहाँ से। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद कौन ही रुकेगा यहाँ भैया। नवीन स्वाति को लेकर वहाँ से चला गया। वो लोग अब बेघर हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे। स्वाति अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास। तुम्हें लेकर कहाँ सड़कों पर भटकता फिरूंगा। ऐसा करो तुम कुछ दिन अपने मायके हो आओ। आपको इस हाल में मैं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हम जिस भी हालत में रहेंगे साथ रहेंगे। स्वाति अपने पति के साथ किराए के कमरे में रहने चली गई। उनके पास महीने भर के गुजारे लायक तो पैसे थे ही। उन्होंने चौल में एक कमरा लिया और उसमें रहने लगे और जैसे तैसे गुजारा करने लगे। बड़े से घर में रहने वाली लड़की अब चौल के छोटे से कमरे में आकर रहने लगी। अब वो पानी भरने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर वहाँ खड़ी रहती, छोटे से चूल्हे पर खाना बनाती। ऐसे एक रोज स्वाति कड़ी धूप में सब्जी का थैला लिए पैदल चली जा रही थी। तभी सिग्नल पर बड़ी सी गाड़ी में रेड लाइट पर उसका भाई खड़ा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देख वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपनी बहन के पास दौड़ कर गया। दीदी ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अपने भाई को देख वो उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद वो उसके साथ उसके घर आ गया। उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। मैं अभी उन लोगों को जेल पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, वो मेरा परिवार है, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता।
उन्होंने जो हमारे साथ किया वो उनके कर्म। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। स्वाति ने बड़े ध्यान से अपने पति की तरफ देखा। फिर वो समझ गई कि उसका पति कहीं नहीं जाना चाहता। वो खुद भी नहीं चाहती कि वो मायके में रहकर अपनी भाभी के ताने सुने, इसलिए उसने वहां रहना ठीक समझा। रोहन घर आ गया। घर आकर उसने ये बात अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को बताई। अब हम क्या कर सकते हैं, जो उनके कर्मों में होगा उनको भुगतना तो पड़ेगा ही ना, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद उसकी भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया। ये खबर मिलते ही स्वाति झट से अपने मायके दौड़ी चली आई। अरे वाह, मेरा नन्हा राजकुमार, लाओ इसे मेरे हाथ में दो भाभी। नहीं नहीं, उसे हाथ भी मत लगाओ। तुम्हारे इतने गंदे कपड़े, ऊपर से जिस जगह रहती हो वहां भी तो कितने सारे जर्म्स होंगे। मुझे तो उस घटिया जगह के बारे में सोचकर भी घिन आ रही है। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो वहां। चलो पीछे हटो, दूर से ही देख लो इसे। अपनी भाभी के मुंह से ये बात सुनकर स्वाति को भी बड़ा बुरा लगा। आंखों में आंसू लिए वो वापस चली गई। आ गई, मिलाई नन्हे राजकुमार से। स्वाति ने रुंधे हुए स्वर में हामी भर दी। हाँ, अच्छा तुम्हें कहीं नौकरी मिली? वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी रोहन के पास नौकरी के लिए फोन आ गया। ये सुनकर दोनों बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद स्वाति ने भी एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसकी भी नौकरी लग गई। धीरे धीरे उनके घर के हालात सुधरने लगे। स्वाति कितनी भी गरीबी में रही, लेकिन उसने कभी अपने अमीर भाई की सहायता नहीं ली। उधर उसकी जेठानी और जेठ ने किसी के साथ धोखाधड़ी की, जिसके जुर्म में उन्हें सजा मिल गई और वो जेल चले गए। स्वाति और नवीन को जैसे इस बात की खबर लगी, उन्होंने उन दोनों को छुड़वाने की पूरी कोशिश की और एक रोज उन दोनों को निकाल डाला। निधि और प्रीति के पिता शहर में मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो दोनों बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वो सब एक किराए के कमरे में रहते थे। मदन ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक रोज मदन को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने मदन को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, बस थोड़ी हिम्मत बांधे रखिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा उर्मिला, अब इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा। हमारी दोनों बेटियां बस अपनी 12वीं खत्म कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। निधि और प्रीति दोनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत चिंता में थे। सोचा था 12वीं पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, लेकिन घर के हालात देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीदी, वो तो हम करस्पॉन्डेंस से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर के हालात ठीक करने होंगे। तुम तो जानती ही हो मां अनपढ़ है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता, इसलिए अब हमें ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों 12वीं पूरी कर लेती हैं। उदास उर्मिला उन दोनों के पास जाती है। निधि, प्रीति, मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव चले जाना चाहिए। आज सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। लेकिन माँ, हम बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे होगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा ना, गांव चलना है मतलब चलना है। निधि प्रीति ने काफी मना किया, लेकिन उर्मिला ने उनकी एक नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। उन दोनों ने कई दिनों तक सोचा कि वो ऐसा क्या काम करें जो इस गांव वालों के लिए नया हो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने छोले भटूरे बनाकर बेचने की सोची। मैंने गांव भर में घूमकर देखा है, यहाँ सिर्फ कल्लू हलवाई है जो केवल समोसे ही बनाकर बेचता है। उसके अलावा यहाँ किसी चीज की दुकान या ढाबा नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेचें। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, और तुम वैसे भी अच्छे छोले बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छे बना लेती हूँ। क्यों बाबा, कैसा लगा हमारा आइडिया? जो वैसे विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों ये सब सामान कहाँ से लाओगे? दोनों बहनों ने ये तो सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि इन सब के लिए सामान कहाँ से आएगा। वो दोनों अपनी माँ के पास गई। देखो बेटी, तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा। जो पैसे थे वो मैं शहर में सेठ को किराए के पैसे देकर आ गई, लेकिन हाँ, मेरे पास ये एक सोने की अंगूठी रखी है। तुम दोनों चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर दोनों बहनों ने वो अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखी और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और अगले दिन गांव के बस अड्डे के पास जाकर अपना ठेला लगा लेती हैं।
और 30 रुपए छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती हैं। 30 रुपए, 30 रुपए, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो हमने शहर में खाया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। छोले भटूरे का गांव वालों ने नाम बहुत सुना था, लेकिन छोटे शहर के होने के कारण वो जब कभी शहर जाते तो ही वहाँ छोले भटूरे खा पाते थे। लेकिन अब गांव के बस अड्डे पर ही जब सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे मिलने लगे तो वहाँ खुद ब खुद भीड़ लग गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ लगनी शुरू हो गई। बहन, मेरे लिए भी छोले भटूरे की प्लेट बना देना। हाँ भैया, बस अभी लो। निधि गर्मा गर्म भटूरे तलती गई और प्रीति उन्हें सर्व करती गई। वाह बहन, क्या स्वाद है इसमें, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। घर में माँ, बाबूजी और मेरी बहन गांव के छोले भटूरे खाएगी ना तो खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार भटूरे खा रहा हूँ। नहीं तो जब भी शहर सामान लेने जाता था तभी खा पाता था। लेकिन सच कहूँ तो ये तो शहर से भी ज्यादा लाजवाब और मस्त बने। शुक्रिया भैया, ये लीजिए, आपकी 3 प्लेट पैक हो गए और आपके पूरे 120 रुपए हो गए। जी ये लीजिए, धन्यवाद। वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शहर से एक और बस आई और उसमें से एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ उतरी। छोले भटूरे देख बच्चे वो खाने की जिद करने लगे। माँ, छोले भटूरे हमें भी खाने हैं। अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। बड़ी तरक्की कर ली गांव वालों ने। सचमुच, चलो अब खाकर देखते हैं। वाह माँ, कितने अच्छे भटूरे हैं। अब तो हम इस गांव में 1 हफ्ता तो क्या 1 महीने की छुट्टियां भी बिता सकते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम लोगों ने तो मेरी जान ही खा ली थी। सचमुच में माँ और दीदी, ये छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सुनकर निधि और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं। पहले दिन ही उन्हें 3000 रुपए की कमाई होती है। अब वो दोनों हर रोज छोले भटूरे बेचने आती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो दोनों फेमस हो गए। अब उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें 1 साल बीत गया। अब उन्होंने अपनी माँ की गिरवी रखी अंगूठी भी छुड़वा ली, तो वहीं अपने पिता का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाने की ठानी। बच्चों, क्यों तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते न बाबा। हाँ बाबा, अब आप हमारे साथ बड़े अस्पताल चलोगे और अपना इलाज करवाओगे। जब मैंने शहर से गांव आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो, लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत ने इस माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों बहनों ने दिन पर दिन खूब सफलता हासिल की। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।